कल्पना कीजिए, रात भर जागकर क्वांटम फिजिक्स या इतिहास का पूरा सिलेबस रट लिया गया है। किसी छात्र ने लाइब्रेरी में हफ्तों बिता दिए हैं। बिल्कुल, ऐसा तो बहुत आम है। हाँ ना, लेकिन फिर एग्जाम हॉल में बैठते ही जैसे ही पहला सवाल सामने आता है, दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। सब कुछ एकदम साफ। ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव अचानक क्रैश हो गई हो। एकदम सही। ऐसा बहुतों के साथ होता है। क्या हो अगर इसकी वजह पढ़ाई में कोई कमी नहीं, बल्कि पिछली रात खाया गया जंक फूड या शरीर में किसी खास विटामिन की कमी हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर जब हम किसी मशीन की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर उसे बेहतर परफॉर्म करना है तो उसकी हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करना होगा। मशीनरी का नियम बिल्कुल साफ है। लेकिन जब बात हमारी अपनी सबसे जटिल मशीन यानी हमारे दिमाग की आती है, खासकर यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के मौसम के दौरान, तो ये बुनियादी नियम अक्सर भुला दिया जाता है। बिल्कुल, लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सारा ध्यान सिर्फ सॉफ्टवेयर पर होता है, यानी सिलेबस पर। लेकिन उस सिलेबस को प्रोसेस करने वाले हार्डवेयर यानी दिमाग के ईंधन पर कोई ध्यान नहीं देता। सही कहा। तो आज इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कुछ खास खाद्य पदार्थ छात्रों को परीक्षा के भारी तनाव के बीच अपनी याददाश्त मजबूत करने और फोकस को बेहतर बनाने में एक सीक्रेट हथियार की तरह मदद कर सकते हैं। ये मशीन और हार्डवेयर वाली उपमा बिल्कुल सटीक है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि तेज दिमाग, ज्ञान और फोकस ये सब ना केवल जन्म से मिलते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग बस स्मार्ट पैदा होते हैं। बिल्कुल, लेकिन न्यूरोलॉजी और पोषण विज्ञान हमें साफ तौर पर बताते हैं कि एक तेज और सक्रिय दिमाग कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सही आदतों और उससे भी ज्यादा सही पोषण से बनता है। देखिए, जब कोई छात्र लगातार 6 या 8 घंटे पढ़ाई कर रहा होता है ना, तो उसका दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेले खर्च कर रहा होता है। 20%? सिर्फ दिमाग? हाँ, जबकि उसका वजन शरीर का सिर्फ 2% होता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ऊर्जा है ना? अगर उस भारी ऊर्जा की खपत को सही पोषण से नहीं भरा गया तो फोकस टूटना तय है। तो चलिए इस ब्रेन हार्डवेयर को अपग्रेड करने के तरीकों पर बात करते हैं। अगर हम सबसे बुनियादी चीजों से शुरुआत करें तो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी और तुरंत असर करने वाले फूड्स में नट्स और सीड्स यानी मेवे और बीज आते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है बादाम का। मैंने सुना है इसे दिमाग के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई और हेल्दी फैट्स याददाश्त को मजबूत करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसे खाने का एक खास तरीका भी बहुत लोकप्रिय है, रोज 5 से 7 भीगे हुए बादाम। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। क्या हुआ? बादाम को भिगोना इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या सीधे पैकेट से निकालकर खाने से दिमाग को फायदा नहीं होगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। होता क्या है कि बादाम के छिलके में फाइटिक एसिड नाम का एक तत्व होता है। फाइटिक एसिड? हाँ, ये एक तरह का एंटी न्यूट्रिएंट है जो शरीर को बादाम के अंदर मौजूद जरूरी पोषक तत्वों को जैसे विटामिन ई और जिंक उन्हें सोखने से रोकता है। वो तो छिलका एक तरह से रुकावट है। बिल्कुल। जब बादाम को रात भर भिगोया जाता है तो ये फाइटिक एसिड टूट जाता है। समझ गया। अब बात करते हैं कि विटामिन ई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम बहुत ज्यादा मानसिक मेहनत करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स बहुत तेजी से काम करते हैं। तो मशीन ओवरहीट होने लगती है। एकदम सही। इस भारी काम के दौरान दिमाग में ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इसे आप दिमाग के इंजन से निकलने वाला धुआं या जंग समझ सकते हैं। इंजन का धुआं? दिलचस्प है। और विटामिन ई एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो उस धुएं को साफ करता है और दिमाग की कोशिकाओं को जंग लगने से बचाता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब विटामिन ई दिमाग के इंजन का फिल्टर है। बिल्कुल। इसके बाद अखरोट का जिक्र आता है। मुझे हमेशा से लगता था कि ये अखरोट का दिमाग जैसा दिखना प्रकृति की सबसे बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? हाँ, मतलब प्रकृति खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि देखो ये हिस्सा तुम्हारे दिमाग के लिए बना है। ये सोचने का बहुत ही बढ़िया नजरिया है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अखरोट का ये आकार सिर्फ एक संयोग नहीं है। सच में संयोग नहीं है? नहीं, इसके अंदर जो रसायन है वे सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की भौतिक संरचना का निर्माण करते हैं।
अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है। ओमेगा 3। अब इंसानी दिमाग लगभग 60% वसा यानी फैट से बना है और उसे सुचारू रूप से काम करने के लिए अच्छे फैट की जरूरत होती है। अच्छा, तो ओमेगा 3 उसमें कैसे मदद करता है? ओमेगा 3 सीधे तौर पर न्यूरॉन्स के बाहरी आवरण को, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे लचीला और मजबूत बनाता है। जब ये आवरण स्वस्थ होता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाओं के आदान प्रदान की गति बहुत तेज हो जाती है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा उलझन हो रही है। जी बताइए। अगर दिमाग 60% फैट से बना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई छात्र रात भर पढ़ाई करते हुए खूब सारा तला भुना खाना, डीप फ्राइड स्नैक्स या ढेर सारा मक्खन खाए तो उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर बन जाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ फैट के प्रकार में कोई बड़ा अंतर है क्या? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। देखिए, सभी फैट एक जैसे नहीं होते। तो कौन सा फैट खराब है? जो फैट जंक फूड या तले भुने खाने में होता है वो मुख्य रूप से ट्रांस फैट या खराब सैचुरेटेड फैट होता है। अच्छा। ये फैट दिमाग की कोशिकाओं को लचीला बनाने के बजाय उन्हें कठोर बना देता है। ओह, यानी उल्टा सर? बिल्कुल। इससे सूचनाओं के प्रवाह में रुकावट आती है और दिमाग में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। समझ गया। इसके विपरीत ओमेगा 3 एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है जो एक उच्च गुणवत्ता वाले लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। यानी वो अच्छा फैट है। इसके अलावा अब कद्दू के बीजों की भूमिका भी बहुत खास बताई जाती है ना? हाँ, पंपकिन सीड्स। इनमें जिंक और मैग्नीशियम भारी मात्रा में होता है। जिंक का नाम तो अक्सर इम्यूनिटी के साथ जोड़ा जाता है। हाँ। ये याददाश्त में कैसे मदद करता है? जिंक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी दिमाग के संदेशवाहकों के लिए एक रासायनिक स्विच की तरह काम करता है। स्विच? वो कैसे? न्यूरॉन्स के बीच जो खाली जगह होती है, जिसे सिनैप्स कहते हैं, वहाँ सिग्नल भेजने के लिए जिंक की जरूरत होती है। अगर जिंक की कमी हो तो सिग्नल बीच में ही ड्रॉप हो जाते हैं। अरे, तो यही वो स्थिति है जब हम कहते हैं कि जवाब मेरी जुबान पर था लेकिन याद नहीं आ रहा। बिल्कुल, वो सिग्नल ड्रॉप हो गया था। और इसके साथ मौजूद मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को शांत रखता है। अच्छा, तो घबराहट कम होती है? हाँ, ये एग्जाम के दिनों में होने वाली घबराहट या एग्जाम एंजाइटी को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो ये तो बात हो गई स्नैक्स की। हाँ। बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, ये सब छोटे, क्रंची और सुविधाजनक हैं। हाँ, खाते खाते पढ़ाई की जा सकती है। इन्हें किताब पढ़ते हुए आसानी से खाया जा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल। जब कोई छात्र लाइब्रेरी में 6 घंटे के मैराथन स्टडी सेशन पर बैठा हो तो सिर्फ इन बीजों से काम नहीं चलता। शरीर और दिमाग को लगातार काम करने के लिए ठोस ईंधन की जरूरत होती है। एकदम सही। यहीं पर मुख्य भोजन की भूमिका अहम हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, इनका बहुत महत्व बताया जाता है। इनमें मौजूद आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक चुनौती है। कैसी चुनौती? यूनिवर्सिटी के छात्र अक्सर समय बचाने के लिए या तो खाना छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगें, जैसे इंस्टेंट नूडल्स। हाँ, ये बहुत आम है। तो क्या आयरन से भरी ये हरी सब्जियां सचमुच लंबी पढ़ाई के दौरान दिमाग को थकने से रोकती हैं? क्या सच में मेथी की सब्जी खाने से कोई ज्यादा अच्छे से गणित की समीकरण हल कर सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब और जमीनी सवाल है। अक्सर छात्रों को लगता है कि खाना बनाने या खाने में आधा घंटा बर्बाद करने से बेहतर है कि 2 पन्ने और पढ़ लिए जाएं। बिल्कुल, एग्जाम के टाइम तो हर मिनट कीमती लगता है। लेकिन ये शॉर्टकट असल में बहुत महंगा पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, हरी सब्जियों में मौजूद आयरन की मुख्य भूमिका क्या है? क्या है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और आयरन हीमोग्लोबिन का केंद्र है। शरीर से फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन उठाकर उसे दिमाग की हर एक कोशिका तक ले जाने का काम यही आयरन करता है। अच्छा। अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और अगर दिमाग को ऑक्सीजन कम मिले तो उसका सीधा असर क्या होता है? उसका सीधा असर होता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग? हाँ, यानी सब कुछ धुंधला और सुस्त लगना, एक ही पैराग्राफ को 5 बार पढ़ना और फिर भी कुछ समझ ना आना। अरे बाप रे, ये तो एग्जाम में बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। जो छात्र घंटों लगातार पढ़ते हैं उनके दिमाग को एटीपी यानी सेल्यूलर एनर्जी बनाने के लिए लगातार ऑक्सीजन की भारी जरूरत होती है। हरी सब्जियां ये सुनिश्चित करती हैं कि ऑक्सीजन की वो सप्लाई चेन कभी टूटे नहीं। तो बेसिकली आयरन वो डिलीवरी बॉय है
जो दिमाग के हर हिस्से तक ताज़ी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, बिल्कुल। ताकि मशीन बिना रुके चलती रहे। बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुख्य भोजन में दूध या दही का क्या रोल है? भारत में तो परीक्षा से पहले दही चीनी खाने की एक बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, वो तो है। लेकिन अक्सर छात्र कहते हैं कि भारी खाना या दही खाने से उन्हें सिर्फ नींद आती है। देखिए, दही खाने से नींद आने वाली बात तब सच होती है जब हम उसके साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। अच्छा, तो दही खुद गुनहगार नहीं है? नहीं, शुद्ध रूप से दूध और दही में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अहम है। प्रोटीन पचने के बाद अमीनो एसिड्स में टूटता है। और ये अमीनो एसिड क्या करते हैं? ये अमीनो एसिड डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। यानी मूड और फोकस के लिए। बिल्कुल। और जहाँ तक ऊर्जा की बात है, प्रोटीन शरीर और दिमाग को एक संतुलित लगातार ऊर्जा यानी सस्टेनेबल एनर्जी देता है। इस सस्टेनेबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। ये इंस्टेंट नूडल्स या किसी शुगर ड्रिंक से मिलने वाली एनर्जी से कैसे अलग है? जब कोई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या शुगर वाली चीजें खाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ता है। हाँ, एकदम से एनर्जी आ जाती है। दिमाग को अचानक बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और इंसान को लगता है कि वो पूरी किताब 1 घंटे में पढ़ लेगा। बिल्कुल, वो शुगर रश। लेकिन ये शुगर रश जितनी तेजी से ऊपर जाता है, ठीक, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। और फिर क्रैश। हाँ, इस क्रैश के बाद भयंकर थकान और सुस्ती हावी हो जाती है। इसके विपरीत दही, पनीर या हरी सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत धीरे धीरे पचता है। ये खून में ग्लूकोज को एक समान स्तर पर बूंद बूंद करके छोड़ता है। अच्छा, तो एनर्जी एक झटके में नहीं बल्कि लगातार मिलती रहती है। बिल्कुल, जिससे घंटों तक बिना थके एक समान फोकस बनाए रखना मुमकिन हो पाता है। और यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी अच्छा मुख्य भोजन कर ले, लंबी पढ़ाई के बाद एक समय ऐसा आता ही है जब दिमाग की बैटरी लाल रंग में ब्लिंक करने लगती है। हाँ, वो दोपहर या शाम का वक्त, शाम के 4 बज रहे हों या रात के 2, एक ऐसा पल आता है जब मूड खराब होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और किसी भी मीठी चीज जैसे कुकीज या आइसक्रीम को खाने की भयंकर तलब होती है। यही वो समय है जब फोकस सबसे ज्यादा टूटता है। बिल्कुल, इसी शुगर क्रेविंग कहते हैं। इस समस्या के समाधान के रूप में फलों और डार्क चॉकलेट को बहुत प्रभावी बताया जाता है। ब्लूबेरी, सेब, संतरा जैसे फल और डार्क चॉकलेट। ऐसा लगता है कि डार्क चॉकलेट अब कोई गिल्टी प्लेजर नहीं रही, बल्कि यह एग्जाम क्रैक करने का एक फोकस टूल बन गई है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो परीक्षा के दौरान हमारे मूड और हमारे फोकस के बीच का ये संबंध बहुत गहरा और पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल कैसे? देखिए, जब पढ़ाई का तनाव बढ़ता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल। ये हार्मोन हमें अलर्ट करने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई छात्र हफ्तों तक तनाव में रहे और ये हार्मोन लगातार उच्च स्तर पर बना रहे तो ये सीधे तौर पर दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब मेमोरी वाले हिस्से को? हाँ, खासकर हिप्पोकैम्पस को। रुकिए, क्या आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस सचमुच हमारे दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर सकता है जहां हमारी यादें और पढ़ाई का डेटा स्टोर होता है? बिल्कुल, क्रॉनिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस में नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। बाप रे, तो बहुत डरावना है। तो फल इसमें क्या करते हैं? अब यहाँ फलों की भूमिका आती है। फलों में, खासकर ब्लूबेरी और संतरे में, बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें फ्लेवोनॉइड्स कहा जाता है। दिमाग को तुरंत ऊर्जा भी देती है, लेकिन इसमें मौजूद फाइबर उस ऊर्जा को शुगर क्रैश में बदलने से रोकता है। कमाल है। और डार्क चॉकलेट का क्या विज्ञान है? डार्क चॉकलेट का विज्ञान बहुत ही खास है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बहुत से छात्र सोच रहे होंगे कि चलो बढ़िया है, अब मैं पढ़ाई के नाम पर रोज एक बड़ी मिल्क चॉकलेट बार खा सकता हूँ। अरे नहीं। तो क्या ये फोकस टूल सिर्फ शुगर की वजह से हमें अच्छा महसूस कराता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। डार्क चॉकलेट का असली जादू उसमें मौजूद चीनी नहीं है, बल्कि उसका मुख्य घटक कोको है। कोको? हाँ, एक आम मिल्क चॉकलेट में कोको बहुत कम और चीनी बहुत ज्यादा होती है, जो सिर्फ सुस्ती लाएगी। हम यहाँ उस डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं जिसमें कम से कम 70% या उससे ज्यादा कोको हो। अच्छा, 70% वाली? कोको में मौजूद रसायन दिमाग में वैसोडाइलेशन करते हैं, यानी वे रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर देते हैं, जिससे दिमाग में ब्लड फ्लो तुरंत बढ़ जाता है। तो ये दिमाग की हाईवे को चौड़ा करने जैसा है?
ताकि ज्यादा गाड़ियां या ऑक्सीजन आसानी से गुजर सके। बिल्कुल सही उपमा है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट एंडोर्फिन के स्राव को भी प्रेरित करती है। एंडोर्फिन? ये वे प्राकृतिक रसायन हैं जो दर्द को कम करते हैं और खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। फील गुड हार्मोन्स। हाँ, जब मूड अच्छा होता है और तनाव कम होता है तो किसी भी मुश्किल विषय या जटिल थ्योरी को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये तो पते की बात है। इसलिए जब शाम को पढ़ाई के बीच वो सुस्ती आती है तो एक सेब या डार्क चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा किसी भी शुगर लोडेड एनर्जी ड्रिंक से कई गुना बेहतर और टिकाऊ काम करता है। तो ये फल और डार्क चॉकलेट एक तरह से दिमाग के इमरजेंसी रिपेयर किट हैं। बिल्कुल। अब तक हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि दिमाग की कार्यक्षमता को चरम पर ले जाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है जिस पे बात करना आवश्यक है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि क्या खाना है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर भीगे हुए बादाम खा रहा है, दोपहर में पालक और ब्रोकली खा रहा है, लेकिन रात को कुछ ऐसा खा रहा है जो दिमाग को सुस्त बना रहा है, तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये वैसे ही बात है कि किसी स्पोर्ट्स कार में दुनिया का सबसे अच्छा और महंगा ईंधन डाला जा रहा हो, लेकिन साथ ही इंजन में जानबूझकर थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाई जा रही हो। एकदम सही। इंजन में मिट्टी, तो हमें यह भी जानना होगा कि क्या नहीं खाना है। बिल्कुल। जैसे ज्यादा जंक फूड, अत्यधिक शुगर यानी चीनी और भारी प्रोसेस्ड फूड। ये चीजें दिमाग को बहुत स्लो या सुस्त बना देती हैं। यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुकूल है। तो कैसा होना चाहिए रूटीन? एक आदर्श रूटीन की बात करें तो सुबह की शुरुआत भीगे हुए बादाम और अखरोट से होनी चाहिए। भीगे हुए? ये रात भर के लंबे आराम के बाद दिमाग को तुरंत सक्रिय करने और एक स्वस्थ स्थिर ऊर्जा देने का काम करता है। और दोपहर में? फिर दोपहर में जब सबसे ज्यादा लंबी पढ़ाई करनी होती है तब मुख्य भोजन में हरी सब्जियां, दाल और दही शामिल होना चाहिए। चावल या बहुत सारी रोटियां नहीं। दोपहर का समय ऐसा होता है जब भारी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से भयंकर नींद आती है, इसलिए ये हल्का लेकिन पोषण और प्रोटीन से भरपूर विकल्प बेहतरीन है। और शाम के समय जब वो 4 बजे वाला भयंकर थकान और चिड़चिड़ापन हावी होता है, तब चाय, कॉफी या बिस्किट की जगह फल काम आते हैं। सेब, संतरा या ब्लूबेरी? बिल्कुल। ये मीठे की तलब को भी शांत करता है और दिन भर के तनाव से पैदा हुए फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की फौज भी भेजता है। और अंत में रात का खाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। रात का खाना बहुत हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। रात का खाना हल्का क्यों? अक्सर छात्र रात भर जगने के लिए रात में ही सबसे ज्यादा भारी खाना खाते हैं या पिज्जा ऑर्डर करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कैसे? जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग पूरे दिन की पढ़ी हुई जानकारी को कंसोलिडेट करता है। मतलब पक्का करता है? हाँ, यानी उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। इसके अलावा दिमाग अपनी सफाई का काम भी करता है। लेकिन अगर रात का खाना बहुत भारी और जंक फूड से भरा होगा तो शरीर का सारा ब्लड फ्लो और ऊर्जा उस भारी खाने को पचाने में लग जाएगी। तो दिमाग को ऊर्जा नहीं मिलेगी। दिमाग के पास जरूरी मेमोरी प्रोसेसिंग या सफाई के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। जंक फूड और अत्यधिक शुगर से शरीर में जो सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है वो सीधे तौर पर हमारे स्लो ब्रेन का कारण बनता है। तो इसीलिए सुबह सुस्ती लगती है। वो दिमाग को ऐसे महसूस कराता है जैसे वो किसी दलदल में चल रहा हो। सुबह उठकर जो सिर भारी लगता है या कुछ याद नहीं आता, वो इसी का नतीजा है। ये नींद और पाचन का विज्ञान वाकई आंखें खोलने वाला है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी जानकारी को लागू करने के लिए एक 7 दिन का चैलेंज भी बहुत कारगर माना जाता है। हाँ, ये चैलेंज बहुत असरदार है। ये चैलेंज कहता है कि सिर्फ अगले 7 दिन तक जंक फूड और एक्स्ट्रा शुगर को छोड़कर इस खास डाइट रूटीन को अपनाकर फर्क महसूस किया जा सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल है। किसी से ये नहीं कहा जा रहा है कि उसे जिंदगी भर के लिए सन्यासी बनना है या अपना पसंदीदा खाना हमेशा के लिए छोड़ देना है। बस एग्जाम के इन कुछ महत्वपूर्ण दिनों या हफ्तों में अपने शरीर को सही चीजें देनी है। और ये 7 दिन का चैलेंज इसलिए भी इतना प्रभावी है क्योंकि इंसानी शरीर और दिमाग नई आदतों और अच्छे पोषण को बहुत जल्दी अपनाते हैं। अच्छा, इसे कुछ कहते हैं ना साइंस में? हाँ, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब लगातार 7 दिनों तक दिमाग को इन्फ्लेमेशन वाले जंक फूड से बचाया जाता है
और उसे ओमेगा 3, जिंक, आयरन और विटामिन ई की निर्बाध सप्लाई दी जाती है, तो क्या होता है? तो दिमाग का वो फॉग या धुंधलका तेजी से छंटने लगता है। छात्रों को खुद महसूस होगा कि जो गणित का फॉर्मूला या इतिहास की टाइमलाइन पहले 3 बार पढ़ने पर भी दिमाग में नहीं घुस रही थी, वो पहली बार में ही समझ आ रही है। अरे वाह, ये तो मैजिक जैसा है। बिल्कुल। फोकस की अवधि जो पहले 15 मिनट में टूट जाती थी, वो बढ़कर 1 या 2 घंटे तक पहुंच जाती है। जादुई छड़ी का कमाल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ये सही आदतों और सही खान पान का सीधा परिणाम है। हम जिस मशीन से सबसे ज्यादा काम लेना चाहते हैं, उसे सबसे अच्छा ईंधन देना हमारी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी दिमागी क्षमता को कम आंकते हैं। हाँ, वो तो है। जब कोई छात्र किसी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि वो उस विषय में कमजोर है या उसमें प्रतिभा नहीं है। लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन कई बार समस्या हमारी क्षमता या हमारी बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि हमारे शरीर को मिल रहे पोषण में होती है। सही भोजन न केवल शरीर के आकार को, बल्कि हमारे विचारों की स्पष्टता, हमारी एकाग्रता और हमारी याददाश्त को भी आकार देता है। यही वो बिंदु है जो सचमुच गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम अक्सर दिमाग को सिर्फ एक हार्ड ड्राइव समझ लेते हैं, जिसमें बस जानकारी भरनी है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल, ये एक जीवित जैविक इंजन है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो इस पूरी जानकारी से निकलकर सामने आता है, ये सोचने वाली बात है कि क्या कई बार छात्र जिस विषय को बहुत कठिन समझकर उससे डरते हैं या उसे छोड़ देते हैं, क्या वो सच में कठिन होता है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर ऐसा मुमकिन है कि वो विषय सिर्फ इसीलिए समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन छात्रों के दिमाग के पास उस जटिल जानकारी को डिकोड करने के लिए सही पोषण, सही रसायन और सही ऊर्जा ही नहीं थी? ये बिल्कुल मुमकिन है। अगली बार जब कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई की टेबल पर भारी भरकम किताबों के साथ बैठे, तो उसे अपनी किताब के साथ साथ अपनी प्लेट पर भी ध्यान देना चाहिए। सही कहा। क्योंकि हो सकता है कि उनकी सबसे बड़ी शैक्षणिक चुनौती का हल किसी महंगी ट्यूशन में नहीं, बल्कि उसी प्लेट में रखा हो। बिल्कुल। मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखें।